Welcome dear all, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग अपने सीटेट के क्लास में अभी लगातार डिस्कस कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। इसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीन पियाजे की जो संकल्पना है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, उसमें प्रमुख अवधारणाएं कौन-कौन सी हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपनी जो अवधारणा प्रस्तुत की है, अपना जो कंसेप्ट दिया है, उसके स्टेजेस को देखने से पहले कुछ मूल अवधारणाओं को, बेसिक कंसेप्ट्स को भी देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इस क्रम में हम लोग कुल 6-7 ऐसी अवधारणाओं को देखेंगे, जो संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए काफ़ी आवश्यक है। इस क्रम में जो पहली अवधारणा है, वो है एडैप्टेशन। एडैप्टेशन यानी अनुकूलन। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो होता है, उसमें एडेप्टर लगा हुआ होता है। एडेप्टर इसलिए लगा हुआ होता है ताकि वो एसी और डीसी के हिसाब से, आप जानते हैं करंट 2 तरह के होते हैं, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो उनको ज़रूरत के हिसाब से उसकी कंडीशनिंग कर सके, इसीलिए एडेप्टर का प्रयोग किया जाता है। वो डिवाइस को या कोई भी टूल्स है, कोई भी गैजेट है, उसको सही ढंग से काम करने के लिए वो उसको हेल्प करता है। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल ये है अनुकूलन को समझने का। दूसरा है कि वातावरण के साथ लगातार हम अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। गर्मियों के समय में हमारा शरीर अलग तरह से अनुकूलित हो जाता है। ठंडे के समय में ये उससे अलग तरीके से अनुकूलित होता है। और जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन का समय आता है, जैसे गर्मी खत्म हो रही है और विंटर की शुरुआत हो रही है, तो उस समय में शरीर के साथ थोड़ी समस्या होती है, इसलिए कि तुरंत अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है। ठीक है? लेकिन समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से मनुष्य एवं अन्य प्राणी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलन का मतलब हो गया अपने आप का एडजस्टमेंट सही कर पाना। ठीक है? जो एडजस्टमेंट है आपका, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं किसी परिस्थिति से, किसी माहौल से, किसी भी चीज के साथ, वही आपका अनुकूलन कहलाता है। तो पहली अवधारणा अनुकूलन की है, एडेप्टेशन की है। तो वातावरण के अनुकूल बनने के लिए 2 तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आपने पिछले सेशन में ये देखा, जीन पियाजे मनुष्य एवं सभी प्राणियों के लिए ऐसा कह रहे हैं कि अनुकूलन की प्रक्रिया सभी प्राणियों में होती है, मनुष्य में भी और अन्य प्राणियों में भी। तो वातावरण के साथ एनिमल किंगडम जो अपना अनुकूलन स्थापित करता है, इसमें मूल रूप से 2 तरह की प्रक्रिया काम में आती है, 2 तरह की प्रक्रिया वहाँ पर पाई जाती है। पहली प्रक्रिया है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। और दूसरी प्रक्रिया है एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण एवं एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण एवं एकोमोडेशन यानी समायोजन। ये 2 तरह की प्रक्रिया वहां देखी जाती है। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं, एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है। देखिए, सामंजस्यता के लिए
अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जब कोई भी प्राणी अपने पूर्व के अनुभवों का प्रयोग करता है, तो उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है? अपने आप को किसी भी क्षेत्र में, किसी थॉट में, किसी माहौल में, किसी एनवायरनमेंट में, किसी भी कंडीशन में अपने आप को जब मनुष्य या कोई भी प्राणी पूर्व ज्ञान के आधार पर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। और दूसरा एकोमोडेशन। यहाँ पर ये एसिमिलेशन से अलग है, अलग इस संदर्भ में है कि जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो अपने पूर्व के व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। ठीक है, अगर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो अपने पूर्व के व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। तो दो चीजें यहाँ पर है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और समायोजन। जैसे ही कोई नई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप तुरंत ये दिमाग लगाने लग जाते हैं, क्या इसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी है या नहीं है। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको समझने का प्रयास करते हैं, किसी भी चीज को। अगर आप उसमें सक्षम नहीं हो पाए, और डेफिनेटली आप सक्षम नहीं हो पाएंगे अगर वो नया है, आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो आप उसे समझ लेंगे। लेकिन अगर वो नया है, बिल्कुल नया है, तो पूर्व ज्ञान उसके बारे में कुछ है ही नहीं आपको। चूंकि पूर्व ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और तब एकोमोडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी अपने पूर्व में जो निर्मित व्यवहार था, जो पहले से एक पैराडाइम बना हुआ था, आप उसमें चेंज कर लेते हैं। अब शिक्षा के संदर्भ में हम इसको समझते हैं। जैसे कोई नई चीज अगर आपको सिखाई जाए, अगर उसके बारे में आप कुछ भी जानते हैं, तो आप तुरंत लिंक करने लगते हैं, सारे फैक्ट्स एक दूसरे को टटोलने लगते हैं, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन एकदम से नई चीज सिखाई जाए, तो आपका पूर्व ज्ञान उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा वहां पर? आप अपने पूर्व के व्यवहार में अंतर लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शिक्षा जगत में इसका यही उपयोग है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। आप सभी लोग इंग्लिश अल्फाबेट जानते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं और भारत में 3 टियर फार्मूला लैंग्वेज लागू है। तो यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी को बचपन से किसी न किसी रूप में पढ़ते आए हैं। तो अगर अभी आपको अंग्रेजी से संबंधित किसी चीज के बारे में बताया जाए, तो जो कुछ भी आपका पूर्व ज्ञान है, आप उसके साथ उसको जोड़ करके समझने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आपने अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ा होगा। हर विषय के डेवलपमेंट का अपना एक फेज होता है, एक पीरियड होता है। अंग्रेजी में है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज एक खास तरह का समय था जिसमें अंग्रेजी में अलग तरह की कहानियां लिखी गई, अलग तरह की कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो ये एक अलग दौर था। इस दौर में जो कुछ भी चीजें लिखी गई, अगर इसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो आप कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, तो आप उसके आधार पर थोड़ा बहुत लिंक करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी आपको रसियन लैंग्वेज सिखाया जाए, इटालियन लैंग्वेज सिखाया जाए, या अरेबिक सिखाया जाए, आपका पूर्व ज्ञान उस लैंग्वेज के बारे में क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या यहाँ पर एसिमिलेशन की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एसिमिलेशन के आधार पर आप अपने व्यवहार में कुछ भी समायोजन करने का प्रयास
अगर करते भी हैं समायोजन का प्रयास तो नहीं कर पाएंगे, वो समायोजित नहीं हो पाएगी। तो फिर आप अगले स्टेप में जाएंगे, अगले प्रोसेस में जाएंगे, और वो है एकोमोडेशन। यानी जो भी नई चीज आई है, जो पुराने ज्ञान के आधार पर एडजस्ट नहीं हो पाई, आप उसको एडजस्ट करने का प्रयास अलग से करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे। पूर्व ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, और निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया में आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो दोनों प्रोसेस है, ये मिला करके एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, नॉलेज का कोई भी हिस्सा किस तरीके से काम करता है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। नॉलेज अचानक से आपके माइंड में जाकर के अपना जगह नहीं बना लेता है, बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो आप जो कुछ भी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, वो आपके माइंड में जाने के बाद उससे रिलेटेड फैक्ट्स के साथ अपने रिलेशंस बनाना प्रारंभ करता है। उसकी एक सीरीज बननी प्रारंभ होती है, कि स्कीमा डेवलप होने लगता है उसका। तो कोई भी चीज जो आपके पहले के ज्ञान के साथ जुड़ सकता है, एक कंप्लीट स्कीमा बनाने में सक्षम हो जाता है, उसका एडेप्टेशन तो एसिमिलेशन के साथ ही हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कम नॉलेज होने की वजह से, या ध्यान नहीं दे पाने की वजह से, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने पूर्व ज्ञान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाता है। जब वो अपने आप को नहीं जोड़ पाता, तो सिर्फ वहां एसिमिलेशन से एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा, वहां पर एकोमोडेशन की प्रक्रिया भी होगी। जैसे अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा ऐसा है जो साल के 12 महीने का नाम जानता हो। पहले तो उसे याद करना पड़ा, ठीक है, याद करने में बहुत परेशानी उसको आई, लेकिन उसे याद हो गया कि पहले नंबर पर कौन सा मंथ है, दूसरे नंबर पर कौन सा मंथ है। ये उसका पूर्व ज्ञान है। अब उसे बताया जा रहा है कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। अगर उसका पूर्व ज्ञान सही है, उसे साल के 12 महीने के नाम सीक्वेंस में याद है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद है, तो वो आराम से याद कर लेगा कि अच्छा, जनवरी नाम का एक महीना होता है जो सबसे पहले आता है, उसमें 31 डेज होते हैं। उसके बाद फरवरी का महीना आता है, ये दूसरा महीना है किसी भी साल का, ये 28 दिनों का होता है, लेकिन लीप ईयर में, एवरी 4 ईयर्स में, ये 29 डेज का होता है। फिर मार्च का, ऐसे करके उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूर्व ज्ञान के साथ चीजें जुड़ रही हैं, तो उसका एडेप्टेशन इजीली हो गया। लेकिन अगर किसी बच्चे को साल के 12 महीने के नाम याद नहीं है, और उसे अब याद करवाने की कोशिश की जा रही है, या बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पूर्व ज्ञान यहाँ पर अधूरा है, या पूर्व ज्ञान के साथ वो जोड़ नहीं पा रहा है, तो उसे इस फैक्ट को याद करने में, इसको समझने में काफी परेशानी आएगी। ठीक इसी तरह बॉडमास के फार्मूले के साथ है। जब तक आपको पता था अलग अलग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तब तक तो ठीक था। लेकिन एक समय ऐसा है, एक क्लास ऐसा आया जहां पर एक ही क्वेश्चन में ये 3-4 प्रक्रियाएं एक साथ करनी पड़ी, और वहां पर आपसे गलतियां हुई। लेकिन चूंकि ये आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित था, इसीलिए एकोमोडेशन में ज्यादा समस्या नहीं आई। आपने जल्दी से इसको अपने व्यवहार में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य एवं सभी प्राणी वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए, दो प्रोसेस को जनरली यूज में लाते हैं।
एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान के आधार पर जब अपने आप को सामंजस्य करने की कोशिश करता है, एडेप्टेशन का प्रयास करता है पूर्व ज्ञान के आधार पर, तो उसको हम लोग एसिमिलेशन का नाम देते हैं। और अगर पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका सामंजस्य नहीं हो पाया, तो फिर वो अपने व्यवहार को बदल देता है। व्यवहार का वो बदलाव ही एकोमोडेशन कहला रहा है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरी अवधारणा को देखते हैं, दूसरे कंसेप्ट को। दूसरा कंसेप्ट है साम्य धारणा। साम्य धारणा, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन। तो जब होता क्या है ना, जैसे पहला प्रोसेस आपने देखा, पहला फैक्ट हम लोगों ने देखा वो था एडेप्टेशन से रिलेटेड। पहला का नाम था एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन में भी हमने देखा आत्मसातीकरण और समायोजन, दोनों चीजें यूज में आती हैं अनुकूलन की प्रक्रिया में। तो होता क्या है, एडेप्टेशन में और एकोमोडेशन, सॉरी, एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन में, यानी आत्मसातीकरण और समायोजन, इस दोनों में संतुलन स्थापित करके कोई भी मनुष्य समस्या का समाधान ढूंढता है। ये कंसेप्ट है, ये फैक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर आपको समझने में कठिनाई आ सकती है। इसीलिए मैं हर बार इस चीज पर जोर देता हूं कि आप अगर पहले फैक्ट को, पहले कंसेप्ट को समझ चुके हैं, तभी हम लोग दूसरे पर जाएं। तो एडेप्टेशन आपने अगर समझ लिया है, तो आप जान रहे हैं कि एडेप्टेशन यानी अपने आप को सामंजस्य, अपने आप को समंजित करना, सामंजस्य स्थापित करना। इसके लिए दो प्रक्रिया, आत्मसात करना या फिर समायोजन करना, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन। और अगर कोई समस्या आपके सामने आ जाती है, तो आप आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करते हैं और वहीं से समस्या का समाधान निकलता है। ठीक है, दोनों के संतुलित प्रयोग से ही आप किसी समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। इसके बारे में और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो तीसरा कंसेप्ट है हमारा कंजर्वेशन, संरक्षण। तो वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता में अंतर करने की क्षमता कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाती है। देखिए, होता क्या है कि किसी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रंग रूप है, उसका स्ट्रक्चर है, वो जैसा दिख रहा है, उसमें परिवर्तन और उसके अलग-अलग कंपोनेंट्स के बीच में जो परिवर्तन आ रहा है, इसके बीच में, इन दोनों के मध्य अंतर करने की क्षमता जब विकसित होने लगती है, इसको यहाँ पर कंजर्वेशन या संरक्षण के नाम से जीन पियाजे ने पुकारा है। जैसे होता क्या है, वातावरण में हमने देखा कि हर हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है और ये प्रक्रिया कई बार इतनी धीमी होती है कि हमें स्थिरता का आभास होता है। तो परिवर्तन और स्थिरता, इस दोनों में अंतर करने की एबिलिटी अगर डेवलप हो रही है, तो इसी को संरक्षण का नाम दिया गया है। तो हमारा पहला सेशन यहीं पर एंड होगा। इस बारे में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, नेक्स्ट सेशन में आप लोग रख सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने मैसेज डाल दीजिएगा।